अनुज अपने परिवार में अपनी भाभी कविता को बहुत पसंद करता था, लेकिन कविता एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते उसका पति राजेश और सास आशा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत लालची थे जो पैसों के चलते हमेशा उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन कविता सीधे स्वभाव की थी, इसलिए वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। एक दिन आशा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और उसकी नजर खौलते हुए गर्म पानी पर जाती है। तभी वो कविता को आवाज देती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुझे अपने नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कहा था ना? जी माँ जी, मुझे याद है, मैंने पानी गर्म भी कर दिया, इस बाल्टी में ही है पानी। माँ जी आप मेरा हाथ छोड़िए, बहुत जलन हो रही है। तू इसी पानी से मुझे जलाना चाहती थी ना? तब भी मेरे लिए गर्म पानी की जगह उबलता हुआ पानी लेकर आई थी। अब तू जल। कविता की आवाज सुनकर उसका देवर अनुज भागते हुए वहाँ आता है और कविता का हाथ गर्म पानी से बाहर निकालता है। साथ ही वो गुस्से में कहता है, माँ, आप ये क्या कर रही है? आपके अंदर दया नाम की चीज है भी या नहीं? जो इंसान गलत करे उसके लिए मेरे अंदर कोई दया नहीं है, और तू औरतों के मामले में तो पढ़ ही मत। आखिर भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उनका हाथ जला दिया? मैंने इससे कहा था मेरे नहाने के लिए गर्म पानी दे, और ये मेरे लिए उबलता पानी लेकर आई ताकि मैं जल जाऊं। माँ, भाभी अगर गर्म पानी लेकर आ गई तो क्या हो गया? आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लेती। अगर ठंडा पानी लेकर आती तो आप उन्हें सुनाती, और गर्म पानी लाई तो आपने उन्हें सजा दे दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ। अनुज अपनी भाभी को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में राजेश भी बैठा होता है, जो कि कविता के जले हुए हाथ को देखने के बाद भी तैयार होने में लगा रहता है। अनुज कविता के हाथ में दवा लगाता है। अब आप चुपचाप से अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए, कहीं नहीं जाएंगी आप। जा रसोई में जाकर खाना बना। यहाँ महारानियों की तरह आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा भाभी का कितना हाथ जल गया है? उनसे उनका हाल चाल पूछने की जगह आप कह रहे रसोई में जाके खाना बनाए। अनुज, और तो ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं जाती हूँ खाना बनाने। जिस दिन भाभी नहीं होंगी ना, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि वो इस घर के लिए क्या मायने रखती है। एक इंसान के जाने के बाद उसकी कदर होती है, लेकिन फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। अनुज गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है और अपनी दोस्त मधु को अपनी भाभी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ आशा कविता से घर का सारा काम करवाती। दिन गुजरते हैं और अनुज अपने ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। तभी राजेश अपने ऑफिस से घर आकर सीधे अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ, मुझसे नौकरी नहीं होती। मुझे अपना कोई काम करना है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। जानती हूँ बेटा, तेरी शादी में तो खोटा दहेज का सिक्का भी नहीं मिला था। अब तक तो तू अपना काम भी शुरू कर लेता। माँ, वो टाइम तो गया, लेकिन अब क्या करूँ? आज मेरा बॉस से झगड़ा हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। अब पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे तो अब इसी से निकलवाने पड़ेंगे। चाय रखकर इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? कल अपने मायके चली जाइयो और पैसे लेकर आइयो। माँ जी, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, अगर होते तो शादी के टाइम दे ही देते ना। वो सब मुझे नहीं पता, तू अभी निकल मेरे घर से और कल पैसे लेकर ही आइयो। आशा कविता को घर से बाहर निकाल देती है। कविता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी अपने पति के गम में चल बसती है, जिसके बाद कविता हार जाती है। एक दिन बेसुध रोड पर चलते हुए वो एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी से एक मधु नाम की लड़की बाहर आती है, जो कि उसकी दोस्त होती है। कविता उसे अपने बुरे हालातों के बारे में बताती है। मधु उसे घर लेकर जाती है, साथ ही उसका इलाज भी करवाती है। दूसरी तरफ अनुज घर वापस आता है और अपनी माँ से कविता के बारे में पूछता है, जिस पर आशा उसे कविता के मायके जाने का झूठ बोल देती है। तभी अनुज के पास मधु का फोन आता है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जैसी कहानी तुमने अपनी भाभी की मुझे सुनाई थी, मेरी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल के लोग कैसे हैं यार। मैं आया, भाभी के बारे में सबसे पूछा,
तो सबने यही कहा कि वो मायके गई है। लेकिन ये लोग तो कभी भाभी को मायके जाने ही नहीं देते। दाल में कुछ काला तो है। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ या नहीं? हाँ हाँ, सुन तो रहा हूँ। एक काम करेगी, मुझे उस औरत से मिलना है। आजा मेरे घर, मैं आज घर ही हूँ। भाभी, आप यहाँ कैसे? भैया, माँ जी ने और आपके भैया ने मुझे पैसों के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे घर वालों को 1 मिनट में सुधार देती। तुम सही कह रही हो। उनके पास मेरी भाभी जैसी सीधी सादी मासूम इंसान थी, तो उन्होंने इस पे अत्याचार किया, इनकी कदर नहीं की। अगर तुम्हारे जैसी बहू उन्हें मिलती तो उन्हें कदर समझ आती भाभी की। हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे किराए की पत्नी बनोगी? घर चलोगी मेरे और वहां पे नाटक करोगी कुछ दिन, ताकि मेरी भाभी को उनका दर्जा वापस मिल जाए। और हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम ये नाटक खत्म कर देंगे और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले दिन अनुज मधु को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। नलायक, तूने ये क्या किया? बिना बताए शादी कर ली? माँ, ये मधु है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकता। हमारी शादी हुई है और आपको बताता तो आप पूछती ये कौन है। मैं बताता ये अनाथ है तो आप मना कर देती, इसलिए मैंने आपको बताना सही नहीं समझा और शादी कर ली। क्योंकि आप लोगों को तो पैसे वाली बहू चाहिए थी ना, इसलिए। इसे तो मैं अभी घर से बाहर निकालती हूँ। आशा जैसे ही मधु का हाथ मोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, मधु उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू नहीं बल्कि छोटी बहू हूँ और आज के जमाने की हूँ। आपकी हर चीज का जवाब देना जानती हूँ, तो आगे से हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही उठाना। अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? मेरी प्यारी भोली भाली माँ, पिताजी ने आपको कभी कुछ कहा है? नहीं कहा है ना, क्योंकि वो अपनी पत्नी के आगे मुंह नहीं खोलते, तो मैं कैसे बोल दूं? और वैसे भी माँ आप ही तो कहती हो ना कि औरतों के मामले में आदमी को नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कैसे बोल दूं? माँ, आपका नियम है, आपका बेटा होने के नाते मुझे पालन तो करना चाहिए। तू तो अभी से गुलाम हो गया अपनी बीवी का। आशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मधु चाय लेकर आशा के कमरे में जाती है। आशा को सोता देखकर गरम चाय में उसका हाथ डाल देती है। हाय हाय, मार डाला, जला दिया मेरा हाथ। क्या हुआ माँ जी, ज्यादा जलन हो रही है क्या? क्या हुआ माँ, आप चिल्लाई क्यों? देख, तेरी बीवी ने मेरा हाथ जला दिया। मधु, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है ना? हाँ गलत तो है, लेकिन क्या उस टाइम गलत नहीं था जब इन्होंने अपनी बड़ी बहू का हाथ उबलते पानी में डाल दिया था? हाँ, सही कहा तुमने। माँ, आपने भी तो भाभी का हाथ जलाया था, आपने तो नहीं सोचा था, तो ये बेचारी क्या करेगी? कोई बात नहीं। चलिए चलिए, काम करिए घर का, कमरे में बैठे मत रहिए। मधु आशा का वही हाल करती है जो उसने अपनी बड़ी बहू के साथ किया था। वो उससे घर के सारे काम करवाती। वहीं दूसरी तरफ राजेश भी पैसों के लालच में अमीर लड़की के पीछे पड़ जाता है, जो उसे अपने घर में नौकर बनाकर रखती है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि आज के जमाने में कविता जैसी बहू जो घर परिवार को साथ लेकर चले, सबकी इज्जत करे, मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों एक दिन उसकी फोटो के सामने खड़े होकर रो रहे थे। बहू, आज तेरे ना रहने पर मुझे लगता है कि मैंने क्या खो दिया, तेरे साथ कितना गलत किया। काश ये बात मुझे समय रहते ही समझ आ जाती तो तू हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मैंने आपको माफ किया। बहू, तू कहाँ चली गई थी? कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो कविता, तुम्हारे जाने के बाद ही समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर अनुज, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने तुम्हारी भाभी को उनका हक दिला दिया। अब मैं चलती हूँ। बहू, तुम्हारी वजह से ही आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। हमें सही गलत का पता चला है। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं आपके किराए की बहू थी। मेरी अनुज से कोई शादी नहीं हुई थी। मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी। आखिरकार अनुज अपने काम में कामयाब हो जाता है और किराए की बहू के कारण वो अपनी भाभी को उसका हक इज्जत के साथ दिलवा देता है। जिसके बाद मधु वहाँ से चली जाती है और अनुज का परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कल्पना,
अपनी दोनों बहुएं शिवांगी और जूही से काफी ज्यादा परेशान थी। दोनों बहुएं ही कामचोर थी, जो कि घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी और इस वजह से घर के सारे काम कल्पना को अकेले ही करने पड़ते थे। ऐसे ही एक बार कल्पना खाना बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और उससे बोलती है, अरे कल्पना, कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ रसोई में हूँ, आजा। कल्पना की आवाज सुनकर वहाँ विमला आ जाती है और कल्पना को रोटियां बनाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कल्पना, तेरे तो बड़े बुरे हाल हो रखे हैं। घर में दो दो बहुएं होते हुए भी तू यहाँ रोटी बना रही है। अरे तेरी बहुएं कहाँ हैं? अरे बहुओं का सुख मेरे नसीब में कहाँ है। मेरी बहुएं तो जैसे बस ये ठान के ही आई हैं कि कैसे कुछ भी करके बस अपनी सास का जीना हराम कर दे वो। हाँ तो तू भी क्यों भूल जा रही है कि तू अपनी बहुओं की सास है? तू क्यों भला अपनी बहुओं से दबकर रह रही है? तू भी तो उन्हें एक बार में ही सीधा कर सकती है ना। बात ऐसी नहीं है, मैं तो एक बार में अपनी बहू को सीधा कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं बस अपने घर में शांति चाहती हूँ और इसलिए चुप हूँ। वरना तो सच में मैं बहू से इतनी परेशान हो गई हूँ कि क्या ही बताऊँ अब तुझे। बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है कि कितनी परेशान हो गई है। बताओ, बहू को भी शर्म नहीं है? सास उनकी खाना बनाए और वह आराम से बैठकर टीवी देखे और फोन चलाए। हाँ बस अब यही जिंदगी रह गई है। मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। बोलूंगी ना तो कोई असर होगा, खाली में मेरा ही मुंह खराब होगा। इससे अच्छा तो चुप ही बैठो। अपनी पड़ोसन से बहू की चुगली करके उसको थोड़ी शांति मिल जाती है और वो अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसकी बहुओं में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिवांगी रसोई में जाती है और बना हुआ खाना ले लेती है, जिसकी वजह से जूही के लिए खाना ही नहीं बचता। ये देखकर जूही चिल्लाने लगती है, माँ जी, शिवांगी कहाँ हो? जल्दी आओ। जूही की आवाज सुनकर वहाँ शिवांगी और कल्पना दोनों आ जाते हैं और शिवांगी कहती है, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह इतना? चिल्लाने में मजा आता है क्या? दिमाग नहीं है आपके अंदर? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। दिमाग तो तुम्हारी वजह से मेरा खराब हुआ है। मेरे लिए खाना नहीं बचा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ जी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया हो। खाना माँ जी ने बनाया होगा और खाना तुम खा गई होगी, मेरे हिस्से का भी। बहू, मैंने तो यहीं पर रखा था और फिर मैं अपना बाकी काम करने चली गई थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ चला गया खाना। माँ जी, मैं तो आपकी छोटी बहू को इसीलिए भी बुला रही हूँ ताकि आपके सामने आपको पता चले कि आपकी लाडली छोटी बहू चोरी कर रही है। अरे शर्म नाम की चीज भी है या नहीं शिवांगी? चुपचाप से मेरा खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हारी इस टुच्ची सी हरकत से मैं भूखी नहीं रहने वाली हूँ। शांति से दे दो अब। इतनी देर से यहाँ खाना रखा हुआ है लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगी, लेकिन जब मैंने वो खाना खा लिया तो तुम्हें दुनिया की भूख लग गई। अरे कुछ तो शर्म कर लो। किसी ने अपनी भूख मिटाने के लिए उस खाने को खाया है तो चुप करके बैठ जाओ और कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है और फालतू इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? इसका मतलब मैं सही थी, मेरा खाना तुमने ही खाया है ना? चलो अब चुपचाप से मेरा खाना दो, वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी, अच्छा तो बस खाना था जो कि अब मेरे पेट में चला गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप देर से आई तो ये आपकी गलती है। अपनी गलती को मानो और कुछ देर के लिए भूखे रहो, और ज्यादा भूख लग रही है तो बोल दो माँ जी को, वो खाना दोबारा बना देंगी। इतना तो माँ जी कर ही सकती है, क्यों माँ जी? घर में राशन खत्म हो गया है तो मुझे राशन लेने भी जाना है, और रसोई तुम दोनों की भी है। तुम दोनों भी खाना बना सकती हो ना, बार बार मेरे को ही क्यों बनाना पड़ता है? ऊपर से तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही कि मेरे बनाए हुए खाने पर लड़ रहे हो? अरे खुद का बनाया हुआ खाना हो तब तो लड़ो तो समझ भी आए, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों की गाड़ी ही उल्टी रहती है हमेशा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों बहू से, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। माँ जी, मुझे ही क्यों बोल रही हो? आपको पता तो है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ और मैं किसी से फालतू बात भी नहीं करती हूँ। यहाँ तो आपकी लाडली बहू है ना, बड़ी बहू, जिसकी वजह से पूरे दिन घर में कलेश हो रहे हैं। मैंने उनकी 2 रोटी क्या खा ली, वो तो मेरे सर पे ही चढ़ गई। अब आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? वाह जी वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद लड़ाई झगड़ा करती हो और तुम इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। चुप हो जाओ दोनों, 1 मिनट नहीं लगता तुम दोनों को वापस से लड़ाई शुरू करने में। तुम्हें अपना घर ऐसे देखकर अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में, और जिसको भूख लग रही है वो अपने लिए खुद बना ले। अब किसी ने एक शब्द और बोल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा।
इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। कल्पना का इतना गुस्सा देखकर दोनों शांत हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वो बस एक दिन के लिए ही कल्पना की बात मानते हैं और अगले दिन से ही लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कई दिन निकल जाते हैं, दोनों बहुओं की लड़ाई बंद नहीं होती। कुछ दिनों बाद दोनों रसोई में सामान इधर उधर फेंक कर लड़ाई करने लगती हैं। रसोई का सामान पूरा फेंक ही देती हैं। ये देखकर कल्पना को काफी गुस्सा आता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पार हो जाता है और वो कहती है, ये क्या लगा रखा है तुमने? मेरी रसोई का कितना बुरा हाल कर दिया है। दोनों को शर्म आ रही है या नहीं? अरे अपनी लड़ाई में मेरी रसोई को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? इसमें ही खाना बनता है। माँ जी आप खुद ही बताओ, कल की आई शिवांगी बोल रही है कि इसका रसोई पर मुझसे ज्यादा हक है। आप खुद बताओ, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ, 4 साल हुए हैं मुझे इस घर में रहते हुए, अब मुझसे ज्यादा हक इसका हो गया। और नहीं तो क्या, मेरा ही हक है। तुम तो पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो और मैं हूँ जो काम धंधा करती हूँ यहाँ पर आकर। थोड़ा हाथ भी बटा दिया करो कभी। अगर तुम मदद नहीं कर सकती ना तो इस रसोई पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुमसे ज्यादा इस रसोई पे मेरा हक है। तुमने अभी रसोई में हाथ बटाया है, लेकिन मैं कब से हाथ बटाती आ रही हूँ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर तुमने ऐसा कह दिया तो सुनो, मैंने अब तक जितनी भी बार हाथ बटाया है तो उस हिसाब से तुम्हारे हाथ बटाने से तो कई गुना ज्यादा मेरा हाथ बटाना ही होगा। चुप कर जाओ तुम दोनों, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सब कुछ मैंने अकेले ही किया है और तुम दोनों को रसोई में हक चाहिए ना, तो चलो ठीक है, तुम दोनों की ही बात मान लेते हैं। अब इस रसोई का बंटवारा होगा और 2 में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में, तुम दोनों का और तीसरा मेरा, ताकि मैं जो खाना बनना उसमें बार बार तुम अपना मुंह मारने ना आ जाओ। कल्पना गुस्से में रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों को काफी ज्यादा परेशानियां भी होने लगती हैं, क्योंकि अब उन दोनों को अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ रहा था और ये सब उनसे हो नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, उन दोनों की परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब कल्पना अपने लिए मटर पनीर बनाती है तो उन दोनों के मुंह में पानी आता है और वो तुरंत कल्पना के पास जाकर कहती है, माँ जी क्या है तुम दोनों को? अब यहाँ क्या करने आ गई हो? देखो, कोई काम होगा तो मुझे मत बोलना, बंटवारा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं कोई काम नहीं करने वाली तुम्हारा। माँ जी थोड़ी मटर पनीर हमें भी दे दो, बहुत भूख लग रही है। क्यों बहू, अब क्या हो गया? पहले तो तुम दोनों को रसोई में हक चाहिए था, अपना हिस्सा चाहिए था। अब मिल गया, जो मन करे वो बना लो, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। नहीं माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम इतने दिनों से गलत कर रहे थे, लेकिन जब से ये रसोई का बंटवारा हुआ है तब से हमें समझ आया है कि हम सब करते थे, लेकिन हमें पता नहीं चला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर रसोई फिर से एक हो जाती है तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और मैं भी। रसोई के बंटवारे के साथ ही दोनों बहुओं की अक्ल भी ठिकाने पर आ जाती है और कल्पना रसोई को फिर से एक कर देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहुएं खुद खाना बनाती थी और कल्पना को भी हाथ नहीं लगाना पड़ता था। नम्रता अपनी सास ससुर और पति के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन नम्रता रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास ललिता उससे कहती है, अरे ओ बहू, जब देखो बाहर चली जाती है। अरे ओ बहू, देख जरा तेरे ससुर जी कहाँ है, देखना कहीं कीड़े पड़े ना हो। उफ, ये कैसा सर दर्द है। जब देखो इनकी बातें सुनते रहो, बातें ना मानो तो अपना ही गला फाड़ कर शुरू हो जाते हैं। क्यों री बहू, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरी आदतें देखकर लगता है कि बूढ़ी मैं नहीं तू हो गई है। सुनाई भी कम देने लगा है तुझे। आई माँ जी, बस खाना बन जाए तब जाकर मैं बापूजी को ढूंढती हूँ। ये अलग ही सर दर्द है। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मुझे नौकरानी बना कर रखा है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। क्यों रे बहू, क्या बोल रही है? तुझे क्या लगता है अगर तू रसोई में खुद से बतिया लेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? सब सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ तेरी तरह। हे भगवान, मेरी सास तो एक बला से कम नहीं है। जब देखो कान खोल कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नम्रता अपने ससुर जी को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपना ससुर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। तभी वो उनके पास जाकर बोलती है, पिताजी, पिताजी, चलिए घर चलिए, बहुत वक्त हो गया है। माँ जी भी बहुत चिंता कर रही हैं।
सुबह से परेशान है आपके लिए। क्या? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? माँ जी? किसकी माँ जी? और मेरा क्यों इंतजार कर रही है? मैंने कौन सा उसकी बाबूजी जेब में लेकर आया हूँ? उनके बाबूजी आप ही हो। अब चलिए, अगर माँ जी यहाँ आ गई तो आपका क्या होगा, और आप ही समझ सकते हैं। उफ, ये अलग सर दर्द है। अब ये काम भी मुझे ही करना है। शराब पिए ये और घर ले जाऊं मैं। हद है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? आओ तुम्हारा सर दबा दूं। देखना झट से सर दर्द गायब हो जाएगा। आप घर चलिए, बहुत काम है। वो सब भी हमको झटपट निपटाना है। जब देखो पी पा के नीचे आकर बैठ जाते हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हमेशा आपको आपकी बहू घर लेके जाती है। बहू? अरे कौन सी बहू? मेरी तो शादी हुई नहीं हुई, तो ये बहू कहाँ से आ गई? और ये बोल क्या रही है? जब देखो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, ताकि मुझे भी सुनाई तो दे। कुछ नहीं, बस आपके घर की बहू बनकर जिंदगी बर्बाद हो गई, यही बोलना था। नम्रता अपने ससुर को घर लेकर आती है और घर के कामों में फिर से जुट जाती है। अगली सुबह नम्रता घर का काम कर ही रही होती है तो ललिता टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन उर्मिला आती है और बोलती है, अरे ललिता, देखना खबर क्या दिखा रही है। अरे देख भी ले, क्या खबर आई है। अरे वही तो देख रही हूँ। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर दिखी ही नहीं जैसे तू उछल उछल कर बता रही है। शायद चला गया होगा वो खबर। अरे बहुत भयानक खबर था। अरे सुन ना ललिता, जब तक मैं खबर बताती हूँ तुझे, अपनी बहू को बोलना चाय बना कर ले आएगी। जाना, तू ही बोल कर आ, मना नहीं करेगी तुझे। जा, जाकर बोल क्या, कड़क चाय बनाना। तेरी बहू जितनी चालाक है ना, कहीं मुंह पर मना न कर दे चाय के लिए। रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी मैं। तू रुक जा, मैं ही चाय के लिए बोल कर आती हूँ। सिर्फ पीठ के पीछे बोलती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। रुक बहू, अरे ओ बहू। तभी नम्रता जल्दी से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी रिमोट दो, टीवी पे ना बढ़िया खबर दिखा रहे हैं। अरे कहाँ रख दिया आपने रिमोट? रिमोट वगैरह बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर चाय बना ले आ। देख उर्मिला चाची आई है। हाँ ठीक है ना, आइए। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अब तो रिमोट दे दीजिए। माँ जी न्यूज़ नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है हमें? बताएगी या इधर उधर खुद ही ढूंढती रहेगी? हाँ मिल गया रिमोट। अब एक न्यूज़ चलाती हूँ, आप लोग न्यूज़ देखिए, मैं ना तब तक कड़क चाय लेकर आती हूँ। हमें बोल देती, हम खुद लगा लेते न्यूज। तेरी सास और मुझे, हम दोनों को ही टीवी का रिमोट चलाना आता है। अगर सिर्फ बता भी देती ना, तो हम खुद ही न्यूज लगा लेते। नम्रता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी दोनों सहेलियाँ न्यूज़ में देखती हैं और उर्मिला बोलती है, बहू ने मारा सास को। ओहो, बहू ने सास को मारने के लिए चाय में जहर मिलाया। फिर सास ने जब चाय पीने के लिए इनकार किया तो बहू ने बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया और सास की हत्या कर दी। अरे उर्मिला, ये क्या खबर पढ़ रही है तू? टीवी में जो बता रहे हैं वही पढ़ना, क्यों इधर उधर की खबरें बताकर डरा रही है मुझे? अरे मैं क्यों डराने लगी तुझे? अब तुझे मुझे खुद डर लग रहा है। अब तो तेरे घर में भी चाय पीने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अगर तेरी बहू ने भी हमें चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो? तू तो फिर भी बच जाएगी। मेरा सोचा है, अगर मैंने चाय पीने से इनकार किया तो बहू तो मेरा बेलन मार के सर फोड़ देगी। तभी वहाँ नम्रता चाय लेकर आती है और बोलती है, हमें नहीं पीनी चाय, ले जाओ। क्यों माँ जी? चाची जी क्यों नहीं पीनी चाय? मैं आपकी पसंद की कड़क चाय बना कर लेकर आई हूँ। बहू, ये क्या है तेरे हाथ में? बेलन क्यों है? हमें मारने का इरादा है क्या तेरा? बेलन? अरे नहीं माँ जी, ये मारने के लिए थोड़ी है। ये तो मैं रोटियां बना रही थी ना, इसलिए हाथ में लेकर आ गई। अरे अरे डरो मत, मैंने चाय में कुछ जहर नहीं मिलाया है। तुझे कैसे मालूम हमने चाय में जहर मिलाने की बात की है? हमने तो तुझे बताई भी नहीं थी, हम तो न्यूज में पढ़ा था। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी कि रसोई घर तक मुझे साफ सुनाई दे रहा था।
अब आप लोग बिना वजह ही डर रही हैं मुझसे। ठीक है, जा तू चाय रख दे, हम पी लेंगे। बड़ी आई हमको समझाने वाली। जा अपने ससुर जी को उठा दे, उनको चाय भी दे दे, कल से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ, अभी उठाने जाऊंगी। ये अलग सर दर्द है, जब देखो उनको ये करो वो करो, उफ। ये सब देखकर तो मेरा मन ही नहीं करता। अब यहाँ और देर तक रुकी ना तो दूसरा काम फिर से पकड़ा देंगे। नम्रता मन में बोलते हुए अपने ससुर को उठाने जाती है तो देखती है कि रामलाल पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। बहू को आता देखकर रामलाल बोलता है, क्या बात है बहू, घूंघट क्यों नहीं करती हो तुम? तुमको बार बार बताना पड़ेगा क्या? जरा भी दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, सब चीज बताना पड़ता है तुम्हें। करो जल्दी से अपना पल्लू। वो पिताजी, गलती हो गई। माँ जी खाने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा शायद पिताजी अभी उठे नहीं होंगे। उठ गया हूँ, जाओ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता देना अपनी माँ जी को नाश्ता तैयार रखें, और हाँ जब भी मुझे बुलाने आया करो पूरा पल्लू लेकर आया करो। ससुर हूँ तुम्हारा, देवर नहीं। इनका तो अलग ही नाटक चलता है रे दादा। इनके नखरे देखकर तो मेरे सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर मैं गरीब घर की बेटी नहीं होती ना तो बताती इतना तंग करने की सजा क्या होती है। नम्रता एक गरीब घर की लड़की थी जो बिना दहेज दिए ललिता के घर में बहू बनकर आई थी। बेचारी अक्सर सास के ताने सुनने के बाद नशेड़ी ससुर को ढूंढने जाया करती। बेचारी गरीब बहू का सर दर्द नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे ही एक दिन उर्मिला फिर से आती है और नम्रता को रसोई में काम करता देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी सास कहाँ है, दिख नहीं रही। माँ जी अंदर बैठी हुई हैं, बुलवा दूं माँ जी को या आप खुद ही माँ जी तक चली जाओगी? अरे चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर, तू बस एक गर्मा गर्म चाय बना दे। तेरी हाथों की चाय पी के तो बदन में फुर्ती आ जाएगी। चाय का बोलकर उर्मिला ललिता के पास जाती है। तभी नम्रता खुद से बोलती है, आ गई महारानी। ये अलग सर दर्द है, ना समय देखती है ना इंसान। जब मन करे मुंह उठाकर आ जाती हैं और बोलती हैं बेटा चाय पिला दे। भला ये क्या बात हुई, भरी दोपहरी में कौन चाय पीता है? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। नम्रता बेचारी हर रोज अपना दुखड़ा रोती, भला इस गरीब बहू का सर का दर्द कब खत्म होगा। दिन बीतते गए लेकिन नम्रता का सर दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ। रौनकपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। जगदीश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत की आधी कमाई उसके साले पर खर्च होती थी। एक रोज सुबह सुबह जगदीश अपने गांव की टीनू चाय वाले की टपरी पर चाय पीने आता है। टीनू, एक कप चाय पिला दे और थोड़ा जल्दी बना दियो, खेत भी जाना है। सुबह से घर में आकर बैठ गया 1.5 फुटिया, दिल तो करता है इसे घूमने ले जाऊं और बस या ट्रेन के आगे धक्का दे दूं। जगदीश ये सोच ही रहा होता है कि तभी चाय वाला टीनू जगदीश को चाय का बिल 200 रुपए बताता है। अरे टीनू भाई, यहाँ जितने भी लोग चाय पी रहे हैं इन सब का हिसाब आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं जगदीश, ये पूरे गांव का चाय का हिसाब नहीं है। ये जो तेरा साला 1.5 फुटिया चाय पीकर गया है उसी का हिसाब बता रहा है मेरा टीनू। हे प्रभु, मुझे बता दो, मैं शादी करके अपनी पत्नी लाया हूँ या उसका भाई दहेज में लेके आया हूँ, जो यहाँ आकर मेरा आधा घर वाला बना हुआ है। इस 1.5 फुटिया ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है हर जगह। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ जगदीश, लेकिन अभी तेरे दुख से ज्यादा पैसों की जरूरत है। ला दे ताकि मैं दूध लेकर आऊं। जगदीश जहाँ जाता उससे पहले ही उसका साला 1.5 फुटिया पहुँच चुका होता। अब जगदीश घर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी माला उसके साले को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला रही थी। वाह वाह, क्या बात है साले जी, बहुत भूख लग रही होगी ना चाय पीकर। माला, साले जी को 2 रोटी दो। आपको कितनी बार बताया है कि खाते वक्त दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलते। एक आप है कि अरे माला, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, खिलाओ इन्हें। मैंने कहाँ कुछ कहा, खाओ खाओ खाओ। क्या करके आया है आज फिर तू? आज फिर से प्यार से बात कर रहे हैं ये? जरूर तूने कोई कांड किया है। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं किया मैंने, वो तो जीजा जी को बस सुनाने का मौका चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें देख लूंगी। तू खाना खा और रोटी दूं, सब्जी भी लेगा ना?
कैसी बनी है सब्जी? इससे पहले आप दोनों भाई बहन गाना गाना स्टार्ट कर दो कि भैया मेरे बहना मेरी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं भी यहीं पे हूँ। जगदीश उस वक्त तो वहाँ से गुस्से में बिना कुछ खाए खेत चला जाता है। लेकिन देर शाम जब वो खेत से लौट रहा होता है तो जगदीश देखता है उसकी साइकिल विमला के घर के बाहर लगी थी। ये साइकिल तो मेरी लग रही है। अरे नहीं नहीं, विमला काकी ने खरीदी होगी मेरी जैसी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे साले जी, कैसे आना हुआ? चाय का पैसा मैंने दे दिया था, तो आप किस काम से आए थे यहाँ पे? अरे जीजा जी आप, मैं तो बस यही पूछने आया था कि विमला काकी जीजा जी ने आपको पैसे दिए कि नहीं, वरना क्या आप देते पैसे? हाँ, और ये इतने सारे पैसे चोरी करके लाए हो क्या? इधर दो। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे ऊपर तो 1.5 फुटिया का दोष लग गया है। इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसे मैं ही रखता हूँ। अरे जीजा जी ये मेरे पैसे, अरे सुनिए तो। अब जगदीश घर आता है तो इधर माला रो रही होती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दिन दहाड़े मेरे दरवाजे से चोरी हो गई। चोरी हो गई? अरे क्या चोरी हो गया? तुम्हारा भाई तो नहीं चोरी हो गया? लेकिन अभी बाहर दिखा तो था मुझे घूमता हुआ। वैसे भी वो खुद चोर जैसा दिखता है, अगर उसको चोर चुरा के भी ले जाएंगे तो वो खुद कर्जे में डूब जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इकलौता भाई को भला चोर क्यों ले जाएगा? चोर तो आपकी साइकिल ले गया, जो मेरे पिताजी ने आपको दहेज में दी थी। क्या मेरी साइकिल ले गए? अब समझ में आया मुझे, वो चोर कोई और नहीं तुम्हारा भाई है, जो अभी विमला काकी के बाहर मुझे दिखा था, और मेरी साइकिल भी वही थी। अजी आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। अरे दीदी मैंने ही जीजा जी की साइकिल बेची है ताकि वो नई साइकिल ले ले। अरे मेरा जुगनू, कितना सोचता है तू अपने जीजा जी के बारे में। और एक ये है जो हर वक्त मेरे भाई को भला बुरा कहते रहते हैं। पहले तो मेरे गांव में मेरी बदनामी करवा रहा था ये, और अब तो चोरी करने लग गया। और मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा भाई मेरे घर में दिखना नहीं चाहिए, समझी तुम? आप मेरे भाई के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं क्या? वो खुद कह रहा है कि उसने साइकिल इसलिए बेची क्योंकि वो आपके लिए नई साइकिल लाना चाहता था। जगदीश अपने साले की हरकतों से परेशान था, लेकिन माला अपने भाई को हर चीज में सपोर्ट किया करती। बेचारा जगदीश भी अपनी पत्नी के आगे हार मान लेता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जगदीश तो हर वक्त अपने 1.5 फुटिये साले को उसके घर भेजने में लगा रहता, लेकिन उसका साला भी 1 या 2 दिन के लिए अपने घर जाता और फिर अपनी बहन के घर लौट आता। अरे माला देखो, ये विमला काकी ने सुबह सुबह क्यों रो रही है? कहीं इनके घर में चोरी तो नहीं हो गई? रुको देखती हूँ क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। अरे मेरी पिंकी घर में नहीं है, उन्हें चोर उठा ले गए। हे प्रभु, मेरी फूल सी बेटी किसी के साथ भाग भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। हाँ विमला काकी, मैं जानती हूँ, वो बचपन से ही लंगड़ी है, तो कैसे भागेगी? आज तो वो 1.5 फुटिया भी घर पे नहीं है, और विमला काकी की बेटी पिंकी भी गायब है। कहीं वो 1.5 फुटिया पिंकी को लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। ये सब बातें हो ही रही होती हैं। विमला अपनी बेटी के घर से गायब होने पर रोना धोना शुरू कर देती है। तभी माला अपने भाई के साथ पिंकी को देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा भाई 1.5 फुटिया, मेरा मतलब जुगनू, पिंकी के साथ। कहाँ है पिंकी? मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? पाए लागू सासू माँ, आज से मैं आपका दामाद, मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को भगा ले गया, और तुझे यही चोर मिला था बिहाने को। जरा इसकी शक्ल देख, कहीं भी गांव में चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक इसी पर जाता है, और तुझे यही पसंद आया। ये हुई ना विमला काकी बात, लात जूते चप्पल सबसे मारो उस कुत्ते को, इतना मारो कि कभी इस गांव में आए ही ना। मेरी आंखें तरस रही है विमला काकी, मारो, मुझे अपनी आंखों से देखना है, मारो इसे। विमला काकी, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे 1.5 फुटिये को हाथ कैसे लगाया? अभी तो हाथ ही लगाया है इसे, अब तो मेरा लात भी चलेगा। लेकर चली जा इसे मेरी नजरों के सामने से।
पूरे गांव में जगदीश की बदनामी हो रही थी कि उसके साले ने गांव का माहौल खराब करके रखा हुआ है। पहले तो उधारी, चोरी ये सब करता था, लेकिन अब तो गांव की लड़कियों पर भी उसकी नजरें आ चुकी थी और उसने विमला की बेटी पिंकी से शादी तक कर ली है। अब देर शाम। अगर अब ये यहाँ रहा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, समझी तुम? कहाँ जाएगा बेचारा, देखिए कितना उदास है। नहीं जुगनू, उदास नहीं होते हैं। अब शादी हो गई है तो आज ना तो कल बहू तो घर आएगी ही। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि आज मेरी शादी की पहली रात है और मैं ऐसे रो रहा हूँ। साले जी, जैसा आपने काम किया ना उस हिसाब से ना आपको जेल में होना चाहिए था। लेकिन भला हो विमला काकी का, जिन्होंने मेरे कारण आपको छोड़ दिया। अब तो आप मेरे भाई को जलील करने का मौका ही छोड़ दो, बेचारा पहले ही इतना परेशान है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। जलील भी उन्हें किया जाता है जिनके अंदर शर्म बची हो। इसे देख के लगता है इसके अंदर शर्म वरम कुछ है भी। शक्ल सूरत से चोर उचक्का लगता ही है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। मुझे तो पिंकी के लिए अफसोस हो रहा है। बेचारी को ये नहीं पता कि वो किस मनुष्य के साथ जिंदगी बिताने का सोच रही है। दीदी, आप जीजा जी को चुप कराती है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा है क्या? ऐसा है ना तो मैं तो बिल्कुल चुप नहीं होने वाला। अब अगली रोज विमला गांव में पंचायत बैठाती है, वो भी 1.5 फुटिया के खिलाफ। मैं अपनी बेटी को इस 1.5 फुटिया के साथ तब जाने दूंगी जब ये कमाने लगेगा और इस गांव में जगदीश के घर कम आना जाना करेगा तो। पहली बात तो ये सासू माँ, मेरा नाम जुगनू है, जुगनू। और हाँ, 1.5 फुटिया मत बोला करो मुझे, मैं आपका दामाद हूँ और दामाद भगवान का रूप होता है। और बात रही पैसे कमाने की तो ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा मैं। और हाँ, अपने जीजाजी के घर भी कम आऊंगा, ये बात भी मैं मान लूंगा। अरे बिमला काकी, इतनी खुशी तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। आप तो भगवान हो भगवान। आपने मुझे एक ही पल में ऐसे घटिया से साले से मुक्ति दिलवा दी। 1.5 फुटिया यानी जुगनू अपनी सास विमला की बात मानकर काम ढूंढता है और अपनी बहन के घर भी कम आना जाना करता है, जिसके बाद ही कुछ समय में पिंकी को विमला 1.5 फुटिया के साथ उसके घर जाने देती है। समस्तीपुर गांव में प्रार्थना नाम की एक लड़की अपनी माँ रोशनी के साथ रहा करती थी। जिस गांव में प्रार्थना रहा करती, वहां के लोग हर किसी की सहायता किया करते। ऐसे ही एक दिन प्रार्थना अपनी पड़ोसन लीला के साथ फिल्म देखकर अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक चमगादड़ उसके हाथ पर काट लेता है। तभी वो रोते हुए लीला से कहती है, लीला चाची, शायद अब मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। अगर मैं मर गई तो मेरी माँ का क्या होगा, उनका कौन ख्याल रखेगा? इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है उनका। बकवास क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। वैसे भी चमगादड़ के काटने से कुछ नहीं होता। कल जाकर डॉक्टर साहब को कहना और सुई लगवा लेना। हाँ, दवा भी लेनी पड़ेगी शायद, वरना मैं भी जानवर बन जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जानवर बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं इंसान में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं आपके नाम का कल प्रसाद बांटूंगी। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं? हमेशा बकवास करती रहेगी। ये लो, हो गया, पट्टी बांध दी है तेरे हाथ में, घर जाकर दवा लगा लेना। ठीक है चाची, लेकिन चाची इस चमगादड़ के काटने से कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? सच बताऊं, मैंने ना एक फिल्म देखी थी, एक लड़के को किसी मकड़ी ने काट लिया था और वो मकड़ी वाला इंसान बन गया। अब आप बताओ, क्या मैं भी चमगादड़ वाले इंसान बन जाऊंगी? इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन बच्चों वाली बातें और हरकतें नहीं गई अभी तक। पता नहीं क्या होगा तेरा शादी के बाद। अपनी माँ को भी दहेज में ले जाना अपने साथ, समझी? क्या लीला चाची, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आ जाती है। और वैसे भी जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी, आप तो बस अपनी चिंता करो। लीला और प्रार्थना बातें करते हुए कब अपने घर पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज प्रार्थना के हाथ में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ रोशनी प्रार्थना से बोलती है, क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही है? तबीयत ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे चोट लग गई है? अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि मुझे एक चमगादड़ ने काटा था। लीला चाची ने भी कहा था
कि डॉक्टर साहब को दिखाना, लेकिन मैं भूल गई। अब क्या फायदा दिखाने का, ठीक ही हो गया है। ठीक है, कब हुई तू ठीक? और सच सच बता, कब का जख्म है ये? उफ, देखकर पता ही चल रहा है बहुत भयानक काट लिया है उस चमगादड़ ने। बहुत बचकर चलना पड़ेगा तुझे। अब खासकर खाने पीने में जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों माँ, ऐसा क्यों? अगर मैं ये सब ना करूँ तो क्या मैं मर जाऊंगी? सच सच बताओ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए। पागल, मैं मजाक कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुझे कब का डॉक्टर के पास ले जाती। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा देखभाल की जरूरत है। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। माँ, आपने कभी मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं किया और ना ही कभी मैं करती हूँ ऐसा मजाक, तो अचानक क्या हो गया आपको? बस यूं ही मेरा मन किया तो मैंने मजाक कर लिया। क्यों, क्या मैं अपनी बेटी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? रोशनी और प्रार्थना बातें करते हुए अपना समय बिताते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक रोज की बात है, गांव के कुछ लोग चमगादड़ की फिल्म देखकर उसी फिल्म की बातें करने लगते हैं। तभी उनके पास से गुजर रही प्रार्थना उनकी बातें सुनकर अपने घर दौड़कर चली जाती है और कुछ देर बाद प्रार्थना खाना देखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे ये क्या दे रही हो? दाल चावल के साथ टमाटर की चटनी। हाँ, टमाटर और लहसुन की चटनी है और तुमको तो पसंद भी है ना। टमाटर और लहसुन की चटनी खाओ। पूछ क्या रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया, तो अचानक क्यों? माँ, आप गुस्सा मत करना, लेकिन मैं लहसुन की चटनी आज के बाद नहीं खाऊंगी। अरे चटनी क्या चीज है, मैं तो लहसुन से बिना कोई भी चीज ना खाऊं। पूरा सर का दर्द ही खत्म। अरे ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में जो इतना बदल गई? दोपहर को तो तूने बड़े ही मजे से सिर्फ लहसुन की चटनी खाई थी। हाँ, मैंने सुबह मांग मांग कर लहसुन की चटनी खाई थी और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब मुझे कभी भी लहसुन की चटनी नहीं खाना और न ही लहसुन से बना हुआ कोई भी खाना। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? संन्यास वगैरह लेने वाली तो नहीं हो ना? देख देख बेटा, मेरी एक लौती बेटी है। अगर कुछ ऐसा करने का विचार है तो बता दे। वैसे भी मैं तुझे संन्यास लेने नहीं दूंगी। माँ, कुछ भी बोलने से पहले आप सोच तो लो। मैं भला आपको छोड़कर संन्यास क्यों लूं? मुझे बस लहसुन की चटनी नहीं खानी है। आज के बाद घर पर कोई लहसुन नहीं आएगा और आपको मेरी कसम है, आप कभी मुझे लहसुन से बना हुआ कुछ भी नहीं खिलाओगी। प्रार्थना के दिमाग पर डर इस तरह हावी हो गया था कि अब वो लहसुन को अपने घर में देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रार्थना और उसकी सहेली पूजा बाजार जाते हैं और समोसा ऑर्डर करते हैं। समोसे और लहसुन की चटनी को देखकर तभी प्रार्थना कहती है, ये क्या है भैया? मुझे सिर्फ समोसा दो। मुझे ये लहसुन की चटनी नहीं पसंद और ना ही मैं किसी खाने में लहसुन खाती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे ना लहसुन से थोड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा बहन, तुमको लहसुन की चटनी से अगर दिक्कत है तो हम एक बात बता देते हैं तुमको। समोसे के मसाले में हम लहसुन भी डालते हैं। आप बताओ, समोसा कैसे खाओगी? मुझे एक बात तो बता, तुझे कब से लहसुन से दिक्कत होने लगी? तू तो लहसुन की चटनी की दीवानी हुआ करती थी, तो अब क्या हुआ? सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया तेरे साथ? हो क्या रहा है? साफ साफ बताइए मुझे। अरे मैंने ऐसे ही कह दिया था, तू भी ना कुछ भी लेकर बैठ जाती है। चल तू समोसा खा, मैं अभी यहाँ से आती हूँ, कुछ काम याद आ गया। तू मुझसे कुछ छुपा मत, मैं तेरी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं रोशनी चाची से पूछ लूंगी। चल अब बता क्या बात है। पूजा, मुझे डर है कि मैं कहीं ड्रैकुला ना बन जाऊं। कुछ दिनों पहले मुझे एक चमगादड़ ने काट लिया था और मैंने अपने गांव के कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था। ऐसा क्या सुन लिया तूने? और ये बता, तेरे गांव वाले ऐसे क्या बात करते थे जिसको सुनकर तेरा लहसुन खाना ही बंद हो गया? और ये ड्रैकुला का क्या सीन है? बताती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने सुना कि ड्रैकुला की कमजोरी लहसुन है। अगर उसने लहसुन खा लिया तो वो तुरंत मर जाती है। क्या ये सच है? देख, मुझे अभी मरने का शौक नहीं है, मेरी मदद कर। मतलब हद है बेवकूफी की भी। तुझे किसने कह दिया कि चमगादड़ के काटने से इंसान ड्रैकुला बन जाता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। फिल्म की बात अलग है, इसमें कुछ भी दिखा देते हैं। पूजा कुछ देर तक प्रार्थना को समझाती रहती है और कुछ देर बाद दोनों प्रार्थना के घर के लिए निकल पड़ती हैं। अपने घर पहुंचकर प्रार्थना अपनी माँ से गर्मा गर्म कचौरियाँ और लहसुन की चटनी बनाने को कहती है और तभी रोशनी हैरानी से पूछती है, क्या बात है?
आज अचानक से तुझे लहसुन की चटनी की कैसे याद आ गई? क्या जादू हो गया जो फिर से लहसुन की चटनी खाने लग गई? चाची, इसके सर से मैंने ड्रैकुला का भूत निकाल दिया, इसलिए ये लहसुन की चटनी खाने के लिए बोल रही है। पता नहीं कहीं से इसने सुन लिया था कि चमगादड़ के काटने पर इंसान ड्रैकुला बन जाते हैं। क्या? चमगादड़ के काटने से ड्रैकुला? ये क्या होता है? पहले मुझे ये बता दो, ये ड्रैकुला क्या होता है? तब जाकर पता चलेगा आखिर बात क्या है। चमगादड़ को ही ड्रैकुला कहते हैं चाची। और एक बात सुन लो आप भी, लहसुन की चटनी क्यों नहीं खा रही थी पता है? गांव वालों की बात सुनकर लहसुन खाना बंद कर दिया था। क्यों? गांव वालों ने ऐसा क्या कह दिया अब इसे? वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। चमगादड़ मतलब ड्रैकुला को अगर हम लहसुन खिलाया जाए तो वो मर जाता है, और इसको लगता था कि अब ड्रैकुला बन चुकी है ये। भला चमगादड़ के काटने से कोई मरता है क्या? आप ही समझा दो इस पागल को। हे भगवान, मैंने तो ना जाने क्या कुछ सोच लिया, लेकिन आखिरकार बात कुछ और ही निकली। बिल्कुल पागल है ये। प्रार्थना की माँ प्रार्थना के सर पर टपली मारते हुए हंसने लगती है। साथ ही पूजा और प्रार्थना भी हंसती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब प्रार्थना हर रोज लहसुन की चटनी खाया करती।